हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है, 8th वीडियो है। और इस वीडियो में हम बेसिकली स्टडी करेंगे एंजाइम और एंजाइम के थ्रू जो मीडिएट होती हैं कैटालिटिक रिएक्शंस। हम उनके बारे में भी डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे एक केमिकल रिएक्शंस जो है एंजाइम के एब्सेंस में काम करती है, और जब एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो कितनी उस केमिकल रिएक्शंस की जो वेलोसिटी है, या आप कह सकते हो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो कई 1000 टाइम्स फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो बायोमोलिक्यूल्स का जो आज का वीडियो लेक्चर सीरीज है वो टोटली डेडिकेटेड है एंजाइम और एंजाइम से मीडिएटेड, एंजाइम से रिलेटेड जो प्रोसेस हैं केमिकल रिएक्शंस उसके लिए। ठीक है बच्चे, तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि किनको कितनी ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज से हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो चलो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग सा है, जिसमें हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली एंजाइम जो है वो एक तरह की कैटालिटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस एंजाइम की हेल्प से मीडिएट होती हैं उसे हम बोलते हैं कैटालिसिस या कैटालिटिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखें बच्चे कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर हम बात करें, एक जनरल बात करते हैं, सपोज़ कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम की हेल्प से मीडिएट होती हैं। तो अगर मैं एक जनरल बात करूं एंजाइम के बारे में, अगर मैं जनरली बात करूं, तो यहाँ से एक बात हमको समझ में ये आती है कि एंजाइम के दो फॉर्म हैं। अब एंजाइम जो है वो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सभी प्रोटीन एंजाइमेटिक फंक्शन नहीं परफॉर्म करती हैं, बट ज़्यादातर प्रोटीन जो हैं वो एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑल आर एंजाइम, ऑल आर एंजाइम। लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं ना बच्चे, वो अगर न्यूक्लिक एसिड्स को देखें तो न्यूक्लिक एसिड्स भी कुछ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और उसका एग्जाम्पल जो है ना बच्चे, बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो राइबोजाइम है। वो क्या है? राइबोजाइम। और राइबोजाइम एक तरह का क्या है बच्चे? आरएनए है। ठीक है, ज़्यादातर प्रोटीन जो हैं वो एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, बट सभी प्रोटीन्स नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर टर्म लिखा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम। ठीक है, ज़्यादातर कह सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कि जो एंजाइम है वो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सपोज ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम को हम ई अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम की जो ये पॉकेट है ना, इसी पॉकेट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट, या सर्विक्स भी बोल सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट पर होता क्या है, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं फॉर द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, और सबस्ट्रेट को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं एस अल्फाबेट से। ये बात समझ में आ रही सभी को? तो बेसिकली है क्या कि एंजाइम जो है, अगर एंजाइम की हम बात करें तो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, और यहाँ पर फॉर्म करता है क्या बच्चे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और फाइनली आप क्या करते हो कि एंजाइम को आप रिसाइकल करके यूज़ करते हो, और आपने यहाँ से क्या निकाल लिया? अपना प्रोडक्ट निकाल लिया। ये बात समझ में आ रही है? तो यही केमिकल रिएक्शंस को आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पर। तो एंजाइम बेसिकली प्रोसेस को क्या कर रहा है? कई गुना फास्ट कर दे रहा है। बात क्लियर है? अब देखो, एंजाइम और एक टर्म आता है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। तो अगर मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूं कि एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट
लिस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम ये समझते हैं बच्चे कि एंजाइम भी केमिकल रिएक्शंस को मीडिएट करता है और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी केमिकल रिएक्शंस को मीडिएट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो होता क्या है ना बच्चे कि ज़्यादातर एंजाइम जो हैं अगर उन्हें हम बहुत हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पर यूज़ करें तो उनके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ जाते हैं और चेंजेस होने की वजह से वो स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट पर बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखूँ बच्चे, तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि ऑल एंजाइम work at optimum temperature, optimum अगर मैं बात करूं optimum temperature and optimum pressure। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझ में आया कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पर वर्क करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंजाइम कैन डैमेज एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ में आ रही है? पर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है आप इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट को ये टेम्परेचर स्पेसिफिक या आप कह सकते हैं जनरली एंजाइम जो है वो लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे यूजुअली काम करते हैं। आप समझ सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जितने भी एंजाइम्स आपके सेल में प्रेजेंट हैं वो इसी टेम्परेचर के अराउंड काम करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो अपनी एक्टिविटी को क्या करते हैं बच्चे, लूज़ कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो एक बात तो समझ में आ गया बच्चे कि एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बात समझ में आ गया कि एंजाइम जो है वो जनरली लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहीं पर एक टर्म आता है बच्चे, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो एंजाइम है वो क्या मीडिएट करता है, तो केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, मीडिएट करता है। अब जब केमिकल रिएक्शंस चलेंगी तो इनके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे। अब ये फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं तो कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ना बच्चे वो बहुत इंटरेस्टिंग से हैं। तो अब चेंजेस क्या होते हैं बच्चे, तो ये चेंजेस शेप के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो आप कह सकते हैं चेंज इन शेप, या आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखूं तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जब फिजिकल चेंज होता है ना बच्चे, तो यहां पर कोई भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं विदाउट ब्रेक ऑफ बॉन्ड, विदाउट ब्रेक ऑफ बॉन्ड मीन्स यहां पर बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं कि स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होता है तो वहां पर कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं ब्रेक होते हैं और कॉन्स्टेंटली न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर बॉन्ड्स का क्या हो रहा है, आर ब्रेक डाउन एंड
न्यू बॉन्ड्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ को रिलेट करता हूँ, बच्चे दोनों इन चीज़ों को रिलेट करता हूँ, तो आप देखोगे कि होता क्या है कि अगर हम आइस लें तो आइस जो है मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट होती है बच्चे, मेल्ट होकर के क्या बनती है, H2O में बनती है। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो H2O जो है वो मेल्ट एवोपरेट होकर किस में कन्वर्ट होती है, वेपर में। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं देखूं जो आइस है बच्चे वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, मीन्स इनका फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं वाटर को, तो वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि कॉन्स्टेंटली कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बॉन्ड का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। और यही चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज। और ये फिजिकल चेंज एक तरह का क्या है बच्चे, एक तरह का क्या है, तो केमिकल रिएक्शन है। एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ रही। अब देखो होता क्या है कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो दिस विल बी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस। ये बात तो समझ में आ रही है। अब देखो होता क्या है कि अगर हम बात करें कि कोई भी जो एंजाइम है बच्चे वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और फाइनली यहाँ पर क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये रहा आपका एंजाइम और ये रहा बच्चे सबस्ट्रेट, और ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होता है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। और फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट को हम अलग अलग करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। और इस एंजाइम को हम दोबारा से क्या करते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न। अब देखो होगा क्या कि जो ये केमिकल रिएक्शंस चल रही है ना बच्चे, ये जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं इनका एक स्पेसिफिक रेट होगा। तो यहाँ पर आप रेट बोल सकते हो या आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शंस के टर्म में वेलोसिटी। ठीक है। अब जो रेट को अगर हम बेहतर तरीके से समझें तो ये चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम, मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम में कितना प्रोडक्ट चेंज हुआ। तो ये डेल्टा जो P है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा T क्या है, तो चेंज इन टाइम। ये बात तो सभी को क्लियर है। ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करें एक केमिकल रिएक्शंस की, अगर हम यहीं पर बात करें एक केमिकल रिएक्शंस की, और ये केमिकल रिएक्शंस हर बॉडी के सेल्स में चलती है। ठीक है। अगर हम बात करें इसी चीज़ को कि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है क्योंकि मेटाबॉलिक का बाई प्रोडक्ट है। साथ में हमारे सेल्स के अंदर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन है। तो फाइनली ये होगा क्या यहाँ पर कि CO2 और वाटर मिल करके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो H2CO3 क्या है बच्चे, एक तरह का कार्बोनिक एसिड है। ये बात तो समझ में आ रही सभी को। अब देखो होगा क्या कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो मीडिएट होती है किसके थ्रू, कार्बोनिक
एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम से क्या हो रही है, मीडिएट हो रही है। तो फाइनली आपने ये देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में H2O है, मिलकर के क्या बना रहा है, तो मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना रहा है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम है। अब देखो इस बात को आप समझना बच्चे कि अगर ये रिएक्शंस एंजाइम के एब्सेंस में चलेगी, एंजाइम के एब्सेंस में मतलब अगर यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं होगा तो इसे साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि एब्सेंस में अगर हम बात करते हैं किसके एब्सेंस में, तो एंजाइम के एब्सेंस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल या 200 मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म होंगे पर आवर। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि एंजाइम की प्रेजेंस में इस केमिकल रिएक्शंस की रेट क्या होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हो बच्चे कि ये जो रेट में चेंजेस हो रहे हैं ना, वो कितना गुना फास्ट इंक्रीज, इसी को बोलते हैं रेट। कितनी तेजी से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक बात सभी को क्लियर आ रही है। अब देखो पहला तो ये हो गया बच्चे कि ये जो पहला रिएक्शन है वो इसको हमने इस तरीके से समझा। अब अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और रिलेट करें तो बेसिकली यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चे, ग्लूकोज। अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने बात किया जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एक तरह का लीनियर प्रोसेस है। तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, 10 स्टेप इंटरमीडिएट प्रोसेस से क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। और पायरुवेट बनने के साथ साथ यहाँ पर क्या रिलीज हो रही है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये कैसा प्रोसेस है, क्योंकि ये 6 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो एक बड़ा सा बायोमॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है एक छोटे से मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर 1 ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक में ब्रेक हो रहे हैं। तो ये एक तरह की कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि ये जो पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ना, इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या यूज़ हो रहा है, तो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। बिना एंजाइम के ये रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी। मीन्स आप कह सकते हो कि आपके सेल के अंदर बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना, वो सब एंजाइम से मीडिएट हो रही हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो होगा क्या कि बेसिकली आप कह सकते हो कि जितने भी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक लिविंग अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है बच्चे, बेसिक यूनिट क्या है, सेल। और इस सेल के अंदर क्या चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसके थ्रू मीडिएट हो रही हैं, तो मीडिएटेड बाय एंजाइम। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि एंजाइम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप समझ सकते हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है बिना एंजाइम के परफॉर्म हो ही नहीं सकती हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि ये जो ग्लूकोज की हेल्प से अगर हम बात करें ग्लूकोज, तो एक तो हमने बात किया बच्चे कि ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुवेट। ये टॉपिक बेसिकली रेस्पिरेशन चैप्टर का है, बट यहाँ पर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल वे में हम समझा देते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अलावा फाइनली ग्लूकोज और किस में कन्वर्ट हो सकता है, तो ग्लूकोज और कन्वर्ट हो सकता है बच्चे लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड में। फाइनली और किस में कन्वर्ट हो सकता है,
तो और ये कन्वर्ट हो सकता है बच्चे एथेनॉल में, मीन्स अल्कोहल का फॉर्मेशन करने में। एथेनॉल, एथेनॉल क्या है? एक तरह का अल्कोहल है। तो आप समझ सकते हो कि ग्लूकोज से बहुत डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। और अगर एथेनॉल की बात करोगे तो ईस्ट की केस में, ईस्ट एक तरह का क्या है? ईस्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस चलती है। तो ईस्ट के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और वहाँ पर क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। और अगर मैं बात करूं कि लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होता है, तो लैक्टिक एसिड एनारोबिक कंडीशंस में फॉर्म होते हैं। एनारोबिक कंडीशंस में काम करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तभी क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस जो है बेसिकली वो ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये दोनों केस में चल रहा है, ऑक्सीजन है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा रिग्रेस फॉर्म में एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है और वहाँ पर लैक्टिक एसिड का स्टोरेज हो जाता है। और लैक्टिक एसिड जब स्टोर हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन होने में उसे कुछ टाइम लगता है, तभी आपको ये मसल्स पेन और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली हैं। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। और साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से क्या लर्न करने को मिल रहा है। और साथ में मुझे आपके कमेंट पढ़ करके भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कमेंट कीजिए, अपने सारे फ्रेंड सर्कल, सारे जूनियर्स सीनियर्स के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच टू माई लवली ऑडियंस। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही आपका बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर आपकी पढ़ाई हुई चीज़ों से बहुत हेल्प हुई है। थैंक यू टू ऑल।